कि देश में मुसलमानों के नाम पे नफरत कैसे फैला रहे हैं, और जो लोग बगैर परमिशन के करते हैं उनके लिए ताली बजवाते हैं। ये क्या चक्कर? हमारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं मुसलमान खतरे में। वही है ना, आरएसएस और बीजेपी तो एग्जिस्ट ही इसी बात पे कर रही है ना कि हिंदू मुसलमान हो, कोई मुसलमानों के पक्ष में बोले या उनके खिलाफ बोले कि कौन लोगों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और कौन लोग पब्लिक के असली दिल में उतर रहे हैं आजकल। ये पता है सबको। ना किसी की परमिशन कैंसिल होती है इतनी बड़ी बड़ी रैलीज होती है ना, जो हमारी परमिशन विड्रॉ हुई है, हमने ये चेहरे से पर्दे हटा दिए सबके। एमसीडी ने परमिशन रिटर्न में दी थी, हमसे पैसे लिए थे, उसके बाद सडनली क्यों कैंसिल हुआ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उससे ये आरएसएस और मनुवादियों की मानसिकता एकदम टोटली एक्सपोज्ड हो गई है सबको। कौन लोग बहादुरी से काम करते हैं, कौन लोग बुजदिल हैं। हमें पता है ना कितने लोग हमारे समर्थक हैं, कितने लोग हमें प्यार करते हैं, लेकिन हम भारत के संविधान और कानून के तहत रह के काम करते हैं और हम समझते हैं हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है ये। सर, जिस तरीके से आप मुस्लिम महापंचायत करने जा रहे थे, परमिशन नहीं मिली है, सो कैसे देख रहे हैं? किसको मान रहे हैं कि कहां से परमिशन रद्द हुई आपकी? परमिशन तो मिल गई थी, सारी फॉर्मेलिटी सारी डिटेल में हमसे पूछताछ करके सब डिपार्टमेंट्स ने, एक नहीं कई डिपार्टमेंट्स ने, दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने परमिशन दी, दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं, डीसीपी सेंट्रल, उन्होंने परमिशन दी, और स्पेशल ब्रांच ने हमसे पूछताछ की, आईबी के लोगों ने पूछताछ की। मतलब दिल्ली पुलिस की जितनी एजेंसीज थी सब ने पूछताछ करके सारी चीज़ें ध्यान से डिटेल में समझ के परमिशन रिटर्न में दी थी। एमसीडी ने परमिशन रिटर्न में दी थी, हमसे पैसे लिए थे, उसके बाद सडनली क्यों कैंसिल हुआ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उससे ये आरएसएस और मनुवादियों की मानसिकता एकदम टोटली एक्सपोज्ड हो गई है कि देश में मुसलमानों के नाम पे नफरत कैसे फैला रहे हैं, और इस नफरत को जो कम करने के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं और जो सच्चाई बयान करने के लिए काम करना चाहते हैं उनको किस तरीके से रोका जाता है। तो हमसे ये कहा गया दिल्ली पुलिस द्वारा कि आप मुस्लिम महापंचायत कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, मुसलमान आए, मुसलमानों की बात करें, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप करो, हम आपकी मदद करेंगे। ये आपको हटाना पड़ेगा जो आप ये कह रहे हो कि जो ये मुस्लिम महापंचायत होगी ये सभी मजलूमों की आवाज उठाएगी, इससे हमारे जो बड़े लोग हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है और वो बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। तो ये आपको हटाना पड़ेगा, अगर आप नहीं हटाओगे तो हम आपकी परमिशन कैंसिल। बड़े लोग कौन है ये उन्होंने बताया नहीं, लेकिन ऑब्वियस है ना, जो हिंदू मुसलमान कराते हैं वही है ना। आरएसएस और बीजेपी तो एग्जिस्ट ही इसी बात पे कर रही है ना कि हिंदू मुसलमान हो, कोई मुसलमानों के पक्ष में बोले या उनके खिलाफ बोले, दोनों तरह से आरएसएस को फायदा होता है। लेकिन अगर मुस्लिम इतनी बड़ी गैदरिंग जिसमें दूसरे लोग भी आ रहे थे और दूसरे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लीडर्स भी आ रहे थे और वो खुद बड़ी संख्या में आ रहे थे, और वो आके सभी लोगों की आवाज उठाते कि हम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की आवाज उठाते हैं, हम शेड्यूल ट्राइब की आवाज उठाते हैं, ये मुस्लिम महापंचायत से शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की आवाज उठेगी, तो इससे तो उनकी सारी स्कीम ही धराशायी हो जाएगी ना। आपस में लड़ाने की जो स्कीम चल रही है, जो मजलूमों को मजलूमों से लड़ाने की स्कीम चल रही है, वो तो धराशायी हो जाएगी। और वो हमें, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ ना, अगर मैं ही खुद अब कल से एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सिर्फ बोलना शुरू कर दूं, उससे हासिल तो कुछ नहीं होगा। इतने लोगों ने बोला, हासिल कुछ हुआ उससे? उससे नुकसान होता है और फायदा होता है किसको? हासिल होता है आरएसएस और बीजेपी को। तब ना किसी की परमिशन कैंसिल होती है इतनी बड़ी बड़ी रैलीज होती है ना। हमारे बहुत सारे लोग धार्मिक रैलीज करते हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल भी धार्मिक रैलीज करती है, और हमारे भी बहुत बड़े बड़े कायद धार्मिक रैलियां करते हैं, किसी को परेशानी नहीं है। हमारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं मुसलमान खतरे में, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ तक कहा जाता है कि उन्हें हर तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है, बसों का इंतजाम कराया जाता है, उनको परमिशन चुटकी बजाते मिल जाती है। तो आपकी हमारी इतनी मुश्किल से परमिशन हुई भी सरकार के, आरएसएस बीजेपी के हलक से नहीं उतर रही, कैंसिल कर दी, हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो समझना चाहिए, और हम समझते हैं हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है ये, जो हमारी परमिशन विड्रॉ हुई है, हमने ये चेहरे से पर्दे हटा दिए सबके। इसी दिल्ली में बगैर परमिशन की बहुत सारी रैलियां हुई हैं, आप भी करेंगे क्या ऐसा? हमारा काम क्या कोई कानून तोड़ना है? हम अगर करना चाहें तो देखिए, हम कॉल देंगे तो इतने लोग आ जाएंगे, हमारा मकसद वो है ही नहीं। हमें पता है ना कितने लोग हमारे समर्थक हैं, कितने लोग हमें प्यार करते हैं, हमें अच्छे से पता है। लेकिन हम भारत के संविधान और कानून के तहत रह के काम करते हैं। हम ये कहते हैं कि घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान। सरकार को पता है अच्छे से, आईबी को पता है कि कौन लोगों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और कौन लोग पब्लिक के असली दिल में उतर रहे हैं आजकल। ये पता है सबको, कौन लोग बहादुरी से काम करते हैं, कौन लोग बुजदिल हैं, कौन लोग मुस्लिम कम्युनिटी को, सिख कम्युनिटी को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को,
बौद्ध कम्युनिटी को, SC ST OBC को कौन लोग बुजदिल बना रहे हैं और कौन लोग उनकी बहादुरी बरकरार रख रहे हैं, ये IB को भी पता है, सरकार को भी पता है और जनता को भी पता है। तो इसीलिए हम तो कानूनी तरीके से चल रहे हैं, परमिशन लेके भी दिल्ली वापस खींची जा रही है। जो लोग बगैर परमिशन के करते हैं उनके लिए ताली बजवाते हैं, ये क्या चक्कर है? कह रहे जो दो नाम यहाँ पर जो दो चेहरे दिख रहे हैं वो लगातार फलस्तीन के समर्थन में बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो हमास ने किया आतंकवादी अटैक है। नहीं, हम इंडियन हैं, भारत देश की पॉलिसी है इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन की, आज से नहीं, कंसिस्टेंट। यहाँ तक कि बीजेपी के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की भी जो, अगर आप स्पीच जो आज वायरल हो रही है वो देखेंगे तो किस हार्ड लाइन लेके उन्होंने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया और इजराइल का विरोध किया। ये भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी है। राजीव जी जब तक जिंदा थे तब तक हमने इजराइल देश को रिकग्नाइज ही नहीं किया था, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे। वो तो आरएसएस के जो एक आरएसएस की और मनुवादी मानसिकता के एक प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, उनको प्रधानमंत्री के पद से हटाने में और उसके बाद कांग्रेस से निकलवाने में मेरा भी स्वयं का बड़ा हाथ रहा है। तो वो उन्होंने पॉलिसी चेंज की थी ना इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। तो नरसिम्हा राव साहब ने, जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिरवाने में बड़ा हाथ था उनका, उन्होंने ये पॉलिसी चेंज की थी ना, जायनिस्ट और आरएसएस को मिलवाने में, फोर्सेस को। नरसिम्हा राव जी का बड़ा हाथ था। तो ये समझना चाहिए, ये भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी है। भारत देश की पॉलिसी के खिलाफ जाके अगर प्रधानमंत्री भी जो कोई बात करते हैं तो वो गलत होती है, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो। उनको अपने समझदार लोगों से, देश के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उससे पूछ के स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपने जाती मफाद की वजह से, हमें ऐसा शक होता है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, वहां उनकी इतनी जबरदस्त मुखालफत हो रही है, उन्हें इम्बेसिल तक बोला जा रहा है, वहां की पब्लिक उन्हें इम्बेसिल बोल रही है। वही बात मोदी जी के साथ है यहाँ पे, उनको भी बोलते हैं कि उनको किसी चीज की समझ नहीं आती, उन्होंने पुलवामा अपनी नेग्लिजेंस से करा दिया। उसी तरीके से ये बोला जा रहा है कि ये जो हमास ने जो हमला किया है ये इस इम्बेसिल की वजह से हुआ है, उनके खिलाफ उनके देश में बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। आज जो ये जंग शुरू हुई है उससे पहले भी हो रहे थे, करप्शन की वजह से वो अपनी जुडिशरी को कब्जा करना चाहते थे, वही काम मोदी जी कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम। तो दो करप्ट प्रधानमंत्री मिलके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जब अडानी जी के ऊपर बड़ा खतरा मंडराया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, तो एक प्रधानमंत्री जी ने एक हाइफा पोर्ट दिया था खड़े होकर अडानी जी को, वो कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू। तो अब मोदी जी को फोन करके शायद उन्होंने बोला होगा कि अब मैं इतने बड़े खतरे में आ गया, मेरी तो सारी जो भी मैं झूठी अपनी एक आडंबर बनाया था, मैं मिस्टर, उनको मिस्टर सिक्योरिटी कहा जाता था, और अब क्या कहा जा रहा है? इम्बेसिल। तो मैंने इतनी मुश्किल से, मैंने आपके टाइम पे आपकी मदद की थी ना अडानी जी को बचाने में, तो अब आप मेरी मदद करो। तो मोदी जी ने अपने फॉरेन मिनिस्टर से भी पूछे बगैर मेरे ख्याल से स्टेटमेंट दे दिए, जो उन्होंने बाद में अब धीरे धीरे करके करेक्ट भी कर रहे हैं वो। लेकिन भारत देश की पॉलिसी का रखना, भारत इतना बड़ा देश है, आज चाइना हमसे आगे निकल गया। मुझे इतना दुख के साथ कहना पड़ता है कि चाइना जैसा देश जो डेमोक्रेटिक भी नहीं है, वो एक ऐसा रोल अदा कर रहा है जो कि भारत जिसका लीडर रहा है, नॉन अलाइंड मूवमेंट का लीडर भारत है। भारत इस वक्त दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो किसी भी, अगर मोदी जी थोड़े से भी समझदार होते ना, तो दुनिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो भारत देश सुलझाता, क्योंकि हम नॉन अलाइंड कंट्री। तो लेकिन चाइना ने वो स्टैंड लिया कि हम दोनों देशों के बीच में बातचीत कराएंगे। ये देश, क्योंकि मोदी जी ने तो पहले ही अडानी जी के चक्कर में और नेतन्याहू साहब के चक्कर में स्टैंड ले लिया था गलत। तो जिस तरीके से गाजा के अस्पताल पे हमला किया गया है, क्या जांच का विषय लोग कह रहे हैं कि बाइडेन भी गए, बोले कि हमें उम्मीद है कि इजराइल ने नहीं किया है, वो हमास ही का रॉकेट था वहां कर मिस। देखिए, बाइडेन साहब हो या जो दूसरे लीडर्स हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि ज़ायनिस्ट फोर्सेस जो है ना, वो दुनिया की इकोनॉमी पे जुल्म करके और बेईमानी करके कब्जा करे हुए। तो अभी अमेरिका की सरकार भी आप देख रहे हैं कितना फाइनेंशियल क्राइसिस में है। वहां के प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से देश को चलाने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालना पड़ता है, अभी पिछले 2 हफ्ते पहले ही निकालना पड़ा। तो ये, और क्रिमिनल एक्टिविटीज में, जैसे अगर कोई 2 नंबर का काम कराना है तो उसके लिए जो क्रिमिनल एक्टिविटी कोई करानी है तो उसके लिए बेस्ट एजेंसी कौन सी मानी जाती है? मोसाद। तो हर एक नेता को अपने जो बैकडोर काम कराने होते हैं वो मोसाद से कराते हैं। अब आरएसएस भी उसमें एक सहयोगी संगठन बनती जा रही है। लेकिन तो इस वजह से बहुत सारे देश के नेता जो हैं बहुत सारे स्टैंड ले रहे हैं, जो अब धीरे धीरे करके चेंज हो रहे हैं। अब सब चीज़ें भूल जाइए, यूएन जनरल असेंबली ने कितने रेजोल्यूशन इसराइल के और ज़ायनिस्ट फोर्सेस के खिलाफ किए हैं, यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने कितने रेजोल्यूशंस किए हैं। उससे आपको पता लग जाना चाहिए ना कि पूरे दुनिया का कंबाइंड ओपिनियन क्या है।
रशिया का ओपिनियन क्या है, चाइना का ओपिनियन क्या है, दूसरी देश का पूरे जो 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका ओपिनियन क्या है, ये देखने का विषय है। लेकिन भारत का सारा मीडिया कह रहा है आतंकवादी हमला है, लगातार हमास ऐसी हरकतें ये कर तो रहा है। क्रिमिनल मीडिया की बात कर रहे हो आप, मीडिया की बात करो, आप लोग क्या कह रहे हो वो देखो। सोशल मीडिया वहां से रिपोर्टिंग वो कर रहे क्रिमिनल मीडिया ना, हैं। सोशल मीडिया क्या कह रहा है, सोशल मीडिया ईमानदार सोशल मीडिया क्या कह रहा है वो तो देखो। उनको फिर क्या कहेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले वहां गए हैं? क्रिमिनल्स है ना वो तो, हम्म, वो तो एक पेड एजेंट है, जो काम वो यहाँ कर रहे हैं देश में आरएसएस को प्रमोट करने के लिए। आराम भाई तेंगुल और मेती लेपुन जो मणिपुर में कर रहे हैं, उसका इल्जाम पूरे हिंदुओं पे लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं नहीं सच्ची कि खबरें दिखा रहे हैं वहां से। हाँ सच्ची खबरें, यही तो सच्ची खबर है। जैसे कि ये हॉस्पिटल में बॉम्बिंग किसने की, और उसको खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना ट्वीट करके बताया कि हमसे गलती हो गई है, बाद में वो ट्वीट विड्रॉ किया। तो ये जो उनका पैराफर्नेलिया है ना क्रिमिनल मीडिया का, कोई वो देश में ही थोड़ी है, ज़ायनिस्ट मीडिया तो ऐसी पूरी दुनिया में भी मौजूद है। जो रूबिका कह रही है कि बाइडेन भी साथ आ गए इजराइल के, अब हमास टिकेगा नहीं सामने कहीं भी। उनका काम कोई रिपोर्टिंग करने का नहीं है, वो एक जो पेड एडवर्टीजमेंट के चैनल होते हैं ना वो हैं। तो वो तो एक एडवर्टीजमेंट के लिए गई थी वहां पे, वो उन्होंने कर लिया। जो एक इंफोटेनमेंट होती है ना अखबारों में आप देखते होगे, एक तो न्यूज होती है, एक पेड न्यूज होती है। तो वो पेड न्यूज वाली है ना, वो पेड न्यूज बनाने गई थी वहां पे। उनको कैसे वहां पे पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई गई, ऐसे ऐसे मतलब एक जैसे मोदी जी कैमरा वैमरा करवाते हैं ना फिट, तो वैसे ही वो कैमरा फिट करा रही थी। ये सब ट्रेनिंग कहाँ से हो रही है, ज़ायनिस्ट फोर्सेस और आरएसएस वाले। आप तो वो सीरियस जर्नलिस्ट नहीं है, आप जर्नलिस्टों की बात कीजिए। शी इज अ क्रिमिनल कह रहे हैं and बच she will बच pay के for- बम गिर रहा है, रॉकेट गिर रहा है, वहां से I am रिपोर्टिंग कर रही saying this with full sense of responsibility. She and other criminals who are posing themselves as journalists should mind their works today. Because it's not that जैसे ही हम लोगों को टाइम मिलेगा ना, थोड़ा सा भी सांस लेने की मौका मिला, ये जो देशद्रोही गतिविधियों में ये सारे क्रिमिनल मीडिया के जो एंकर्स हैं ये इन्वॉल्व है ना, वी विल पुट देम टू टास्क। इनके खिलाफ हम एफआईआर कराएंगे देशद्रोह की, और इनको इनकी सही जगह भिजवाएंगे। ये ध्यान रखें, कोई समय एक जैसा नहीं होगा। अमित शाह जी हर वक्त बचाने के लिए नहीं होंगे इन्हें। देश का संविधान के हिसाब से चलें, देश के कानून के हिसाब से चलें। कानून तोड़ेंगे तो अमित शाह जी भी कानून से ऊपर नहीं है, ना ये लोग कानून से ऊपर हैं। जो ये काम कर रहे हैं ये सब वॉर क्राइम्स में आते हैं, ये ध्यान रख लें। और जो ये इंडिया में काम कर रहे हैं वो सब टेरर एक्टिविटीज में आते हैं, इस बात का ध्यान रखें। वक्त आ रहा है इनको, जो आज इतने मजे आ रहे हैं ना, जो बेगुनाह लोगों को जेलों में ठूसा जा रहा है और ये मजे ले लेके और पैसे ले लेके जो ये न्यूज चैनल चला रहे हैं अपने, दे विल बी टेकन टू टास्क। इंडिया का संविधान इतना मजबूत है, इंडिया का कानून इतना मजबूत है। वक्त आने दीजिए, हम लोगों के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, वी विल टेक देम टू टास्क। मतलब अगर कोई सच्चाई दिखाएगा आप एफआईआर कराएंगे उसके खिलाफ? सच्चाई नहीं, हम एफआईआर तो जरूर कराएंगे। सच्चाई और झूठ कोर्ट में तय होता है। अभी तक इन लोगों के खिलाफ पुलिस इनकी मदद करती है अमित शाह जी के कहने से, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। एफआईआर दर्ज होंगी तो हर एक एफआईआर के बाद अदालत में केस चलता है, उसमें पता लगता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोलता है। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, इन सभी लोगों के ऊपर केसेस चला जाएंगे। फैसला तो कोर्ट के हाथ में होता है, ना मेरे हाथ में है ना अमित शाह जी के हाथ में। तो मतलब क्या आप ये मान रहे हैं जो भी भारतीय मीडिया गया वो सच्चाई नहीं दिखा रहा वहां से? वो क्राइम कर रहे हैं इस वक्त, और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया वाले भी क्राइम कर रहे हैं। जो डॉक्टर्ड बच्चों के जो दिखाए हैं ना, जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस ने डॉक्टर्ड करके, मतलब जो झूठे बच्चों को जलाना, सर काटवाना, ये जो बनाए हैं सब काम, ये बड़े बड़े अपराध हैं। इस बात को ध्यान रख के करें ये सब काम जो कर रहे हैं, ये बड़े अपराध हैं सब। और इनका एक जब वॉर क्राइम्स के केसेस चलेंगे तो ये भी उसमें मुलजिम होंगे जो ये लोग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है नहीं करेंगे वॉर क्राइम्स के केसेस, वॉर क्राइम के केसेस होंगे, और उसको मैं खुद भी कर सकता हूँ, ये भी ध्यान रखें। सर, फेक बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को 7 साल की सजा हुई है, क्या कहेंगे? देखिए वो उनके वकीलों के ऊपर है, मैंने वो केस स्टडी नहीं किया है तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। ये उनकी लीगल टीम से आप पूछे तो बेटर रहेगा। सर लेकिन आप कह रहे हैं क्रिमिनल मीडिया कौन है? नाम बताइए उनका। गिनिए। सबसे पहले तो आपने ही बताया रूबिका लियाकत, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिमिनल मीडिया, उन्हें मैं कहता हूँ। सुधीर चौधरी, जी न्यूज़, ये क्रिमिनल मीडिया, उनको मैं कहता हूँ। ये अब तो एनडीटीवी जो थोड़ी बहुत ठीक थी, अब एनडीटीवी क्रिमिनल मीडिया, वो तो अडानी साहब की है, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्रिमिनल ने एक चैनल ही एक्वायर कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको अपनी इमेज दिखानी है। एक अंबानी ग्रुप है, वो सारी मीडिया कैप्चर करके बैठा है, वो सारी क्रिमिनल मीडिया जितनी ये टीवी 18 और ये सब है, अमीश देवगन एंड पार्टी। सुधीर चौधरी तो उनके ऊपर मतलब तो जो राष्ट्र की बात करेगा आप उसको क्रिमिनल कहेंगे?
हाँ, जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो तो क्रिमिनल ही है। करें राष्ट्रवादी बनिए, राष्ट्रवादी पत्रकार है। हिंदू राष्ट्रवादी नहीं बन सकते ना, हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत है, भारत का संविधान है, संविधानवादी रहिए तो आप पत्रकार रहेंगे। जब आप हिंदू राष्ट्रवादी बनेंगे तो आप आतंकी होंगे, सीधी सी बात है। अगर आप खालिस्तान की बात करेंगे तो आतंकी होंगे। अगर आप देश के टुकड़े करना चाहेंगे किसी मुस्लिम नाम से तो आप आतंकवादी होंगे। वैसे ही हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, आतंकवादी हैं आप। इसमें क्या फर्क है? चलिए, बहुत शुक्रिया।